मैं अपने घर में 9th गर्ल चाइल्ड, 9वीं लड़की हूँ, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कभी लड़की नहीं चाहिए थी। मतलब मेरे होने पर शोक भी मनाया गया। जैसे कि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, तो आप ऐसी कौन-सी ट्रेड्स देखते हैं उनमें कि हाँ यार, ये मतलब आए थे हमारे पास तो इनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी? मैं शेयर करना नहीं चाहती थी, पर अब आपने पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा। इस तरीके से आप सोशल मीडिया में जानी जाती हैं, क्या उसके पीछे मेहनत के साथ ही खूबसूरत होना सच में सपोर्टिव रोल प्ले करता है? मैं इस क्वेश्चन को पास करना चाहूँगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलोनी खन्ना और आज मैं आई हूँ जोश टॉक्स के मंच पर। पिछले 8 महीने से जोश टॉक्स से मुझे इनवाइट आ रहा था और समय की पाबंदी के चलते मैं आ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रॉम लास्ट 3 डेज़ आई वाज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन हियर। सो दैट्स व्हाई आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरैक्शन। हेलो मैम, मेरा नाम हिमांशी पांडे है। हिमांशी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके बचपन के बारे में और उससे जुड़ी हुई घटना के बारे में इंटरनेट में काफ़ी ना के बराबर जानकारी है। तो क्या आप हमें अपने बचपन से जुड़ी कोई घटना, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, साथ ही आपके बचपन में आस-पास का माहौल कैसा था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ज़रूर हिमांशी। एक्चुअली वो इंटरनेट पे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शेयर करना नहीं चाहती थी। पर अब आपने पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा। आपने मुझे फँसा लिया। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में पानीपत के बारे में हम सब जानते हैं, द फेमस बैटल प्लेस। पानीपत के पास एक छोटी-सी जगह है जिसका नाम है समालखा। तो मैं दिखती अर्बन हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ। लेकिन मैं एक छोटे से गाँव से आती हूँ और मैं अपने घर में 9th गर्ल चाइल्ड, 9वीं लड़की हूँ, 9th लड़की। तो जो लोग मुझे फेमिनिस्ट या वुमेन राइट्स या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत बार एक्यूज़ भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में पली-बड़ी वो लड़की जिसके पास सारे प्रिविलेजेस थे, वो ये बात कर रही है। मैं एक छोटे से गाँव से आती हूँ, जहाँ मैं 9th गर्ल चाइल्ड थी, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कभी लड़की नहीं चाहिए थी। मतलब मेरे होने पर शोक भी मनाया गया और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने डिस्क्रिमिनेशन भी फेस किया। पर अच्छी बात ये है कि मेरी लाइफ में 3 बहुत अच्छे मर्द हैं, जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ, वो हूँ। सबसे पहले मेरे पापा, उन्होंने मुझे मेरे विंग्स दिए कि जितना उड़ना है उड़ो। उन्होंने मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा अच्छे से पाला। दूसरा मेरा भाई, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ स्टीरियोटाइप्स के साथ सेटल कर लेती हूँ कि शायद लड़कियों को ना ऐसे ही करना होता है, तो मुझे पुश करता है कि नहीं दीदी ऐसे नहीं, ही चैलेंजेस मी। और लकीली तीसरे मेरे हस्बैंड जिन्होंने मेरी उस उड़ान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जो चीज़ें मैं बात करती हूँ, जिनके लिए मैं बहुत वोकल हूँ और जिनके लिए मुझे बहुत ट्रोल भी किया जाता है, तो वो सब इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में ये डिस्क्रिमिनेशन देखा है। तो मैं यही मेरे बचपन के बारे में मतलब जो आप जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि मैं डीपीएस पानीपत सिटी से पढ़ी, तो मुझे स्कूल में बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। मैं तभी से डिबेटर थी, मैं भरतनाट्यम में ट्रेन्ड हूँ, मैं थिएटर करती थी। तो एक अच्छा स्कूल और अगर आपके टीचर्स आप में विश्वास रखते हैं, इफ दे हैव बिलीफ इन यू, इफ दे सपोर्ट यू, तो मुझे लगता है कि आप में नेचुरली कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो मुझे लगता है अच्छा स्कूल, अच्छी परवरिश, उसने मुझे समाज की उन कुरीतियों से बचा लिया, जो शायद मेरे समाज में एग्ज़िस्ट करती थी। उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हेलो मैम, मेरा नाम शुभम है। तो मैम एक कॉलेज प्रोफ़ेसर भी हैं और आप यूपीएससी इंटरव्यूअर भी हैं। तो उन दोनों में मैम आप कार्यशैली में क्या डिफ़रेंस देखती हैं? और साथ ही साथ आप प्रोफ़ेसर हैं तो आप कॉलेज स्टूडेंट से भी मिलती हैं और इंटरव्यूअर से भी इंटरव्यू एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी मिलती हैं। तो उन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? देखिए यूपीएससी इंटरव्यूज़ जो हैं सीज़नल होते हैं। इसी साल ऐसा हुआ कि ये 5-6 महीने चले, वरना 2 महीने रहते हैं यूपीएससी इंटरव्यूज़। तो व्यस्तता के मामले में कॉलेज एक फुल टाइम प्रोफ़ेशन है और यूपीएससी इंटरव्यूअर होना एक पार्ट टाइम काइंड ऑफ प्रोफ़ेशन है। पर जो आपका सवाल है कि कॉलेज के विद्यार्थियों में और यूपीएससी इंटरव्यू देने जो एस्पिरेंट्स आते हैं, उनमें क्या फ़र्क रहता है? तो शुभम आपने अपना नाम बताया। शुभम अक्सर ऐसा होता है कि मेरी हर क्लास के बाहर 15-20 बच्चे खड़े होते हैं और जब मैं क्लास से बाहर निकलती हूँ तो मुझसे पूछते हैं, मैम आपने इंटरव्यू में वो सवाल पूछा था, उसका जवाब क्या है? मैम मैं ना आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता हूँ इंटरव्यू में, मैं कैसे करूँ? तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये रहता है कि क्या आपने प्रीलिम्स लिखा है? तो बोलते हैं, नहीं मैम मैं फलाँ-फलाँ साल में प्रीलिम्स लिखूँगा, अभी सोचूँगा, अभी ना मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो वास्तविकता से काफ़ी दूर हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत नहीं की है। तो उन्हें पॉज़िटिव्स भी नहीं पता और नेगेटिव्स भी नहीं पता है।
लेकिन जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं, आप ये समझिए जैसे इस साल मैंने 850 एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लिया। 1000 वैकेंसी रहती है एवरेज देखा जाए यूपीएससी की। तो ये इनमें से काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग या तो सिलेक्टेड होते हैं या फिर बहुत ही जल्दी सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये भावी प्रशासनिक सेवक बनने वाले हैं। तो इनमें गंभीरता ज़्यादा होती है, सिंसेरिटी ज़्यादा होती है। यूपीएससी की तैयारी इन्होंने प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई किया होता है। बहुत लोग मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जैसे इस बार मैं एक कैंडिडेट से मिली जिनका 7th इंटरव्यू था, तो वो 7 इंटरव्यू दे चुके हैं। तो ये लोग ज़्यादा सिंसियर, सीरियस होते हैं, रियलिटी के पास होते हैं और मेहनत करके आए होते हैं। कॉलेज वाले बच्चों का क्या, अभी उन्हें बस दिख रहा है कि आईएएस बनना है, लेकिन पता नहीं है कि कैसे बनना है, बन पाएंगे नहीं, क्या मेहनत करेंगे। तो मुझे लगता है ये 2 डिफरेंसेस जो हैं रहते हैं इन 2 तरह के विद्यार्थियों में। मैम एक और क्वेश्चन था, प्लीज़। सेम था कि आप एक प्रोफेसर भी हैं और एक यूपीएससी इंटरव्यूअर भी हैं, तो उसमें कार्यशैली में क्या डिफरेंस है? एज़ अ प्रोफ़ेसर मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। पर जब मैं यूपीएससी इंटरव्यू पैनल पर बैठती हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट तो होती ही हूँ, साथ-साथ मैं जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल सेंसिटिविटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपके एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें भी टेस्ट करती हूँ। तो यूपीएससी इंटरव्यूज़ जो आप देखते हैं, आपको देखने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। मतलब इट्स अ वेरी टफ काइंड ऑफ जॉब। क्योंकि हम एक दिन में एवरेज 15 से 16 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं। तो एंड तक तो ऐसे होता है कि आपको लगता है बस बस्ता उठाएँ और घर चले जाएँ। वो स्कूल में जो फीलिंग आती थी ना, वैसे वाली फीलिंग आती है। और बहुत मुश्किल होता है टेस्ट और एंड्योरेंस। और ये वैसा काम नहीं है कि मैं जिम गई और मैंने वर्कआउट कर लिया और मैं घर वापस आकर सो गई। ये आपको काम अपने दिमाग से करना होता है। और ज़िम्मेदारी का काम इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आप मॉक इंटरव्यू देने आए और आपका इंटरव्यू 20 दिन बाद है। तो आप मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं कि मैं आपको सही फीडबैक दूँगी कि आपकी लाइफ़ की जो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, वन्स इन अ लाइफ़ टाइम अपॉर्च्युनिटी है, मैं उसमें एड कर पाऊँ। अब मान लीजिए मैं आपको गलत फीडबैक दे दूँ क्योंकि मैं कल रात सोई नहीं थी, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ गए, तो ये अनफ़ेयर होगा। ये मैं आपके साथ और अपने साथ जस्टिस नहीं करूँगी। तो यूपीएससी इंटरव्यू की जो प्रोसेस होती है उसमें हम एक कैंडिडेट को सिर्फ़ कैंडिडेट नहीं देखते हैं। हम उसका संघर्ष, उसकी कहानी, उसकी मेहनत, वो सब उस 45 मिनट में देख पाते हैं। और वो एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, वो ऐसे नहीं किया जा सकता। पढ़ाना भी बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, लेकिन पढ़ाने में आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने होते हैं, जिसमें आप पीएचडी कर चुके हैं, जो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें डायनामिज़्म थोड़ा कम होता है और एक ही सेट ऑफ बच्चों को आप 1 साल तक पढ़ा रहे होते हैं, 1 सेमेस्टर तक पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, हर दिन कुछ नया आप पर थ्रो किया जाता है और सुबह 8 बजे से लेकर बहुत बार ऐसा भी होता है कि रात के 12 भी बज जाते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं और बेचारों की ट्रेन लेट हो गई, लेकिन 1 ही दिन का समय है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकाल कर उन्हें एक मौका दे पाएँ क्योंकि वो आप में विश्वास रख रहे हैं कि आप उनकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया में आपको लेकर अलग-अलग छवि है, ठीक है? एक टीचर के तौर पर और एक इंटरव्यूअर के तौर पर, साथ ही यूपीएससी छात्रों के मेंटर के तौर पर भी। लेकिन इसके अलावा भी आपको लेकर काफ़ी चर्चा होती है, वो है आपकी खूबसूरती के बारे में, ख़ास तौर से आपकी आँखों के रंग को लेकर। तो मैम मेरा सवाल है, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में जानी जाती हैं, क्या उसके पीछे मेहनत के साथ ही खूबसूरत होना सच में सपोर्टिव रोल प्ले करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अ, सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं खूबसूरत हूँ। मतलब जब मैं देखती हूँ मुझे तो हर फीमेल खूबसूरत लगती है। सॉरी टू द मेन इन द हाउस, बट आई लुक एट एनी फीमेल एंड आई फाइंड हर ब्यूटीफुल। पता नहीं ऐसा क्यों है। अ, देखिए मुझे लगता है कि ऐसा मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी कि फिज़िकल ब्यूटी का कोई रोल नहीं होता। अगर कोई देखने में अपीलिंग है, प्रेज़ेंटेबल है, तो जेन्युइनली थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपको मौका देते हैं। लेकिन फिज़िकल ब्यूटी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मतलब इसके लिए तो मुझे मेरी मदर, फादर, उनके मदर, फादर, ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स उनको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि ये तो जेनेटिक हुआ। इस पे मेरा कोई रोल नहीं है। पर फिज़िकल ब्यूटी सिर्फ़ जो आपको दिखता है वही नहीं होती। आप कैसे ड्रेस अप करते हैं, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। अब मान लीजिए मैं अदरक की तरह फैल जाऊँ, तो वो उसमें मेरा कंट्रोल है ना। या मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ, या मैं कैसे बात करती हूँ, या मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 1 हफ्ता नहा ही नहीं रहे हैं। तो ये सब ग्रूमिंग, ये सब पर आपका कंट्रोल होता है। तो ये आपकी सही बात है कि फिज़िकल ब्यूटी कहीं न कहीं हेल्प करती है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेटर थी
और मैंने 500 से अधिक डिबेट्स जीती हैं। मतलब शायद 20-30 डिबेट्स होंगी जो मैं हारी होंगी, और वो मुझे याद भी नहीं, जो मैंने जीती हैं वो मुझे याद है। जब मैं वो डिबेट करने जाती थी तो मैं हिंदी में डिबेट करती थी, लेकिन मैं पढ़ी ऐसे स्कूल और कॉलेज में हूँ जहाँ मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, लेकिन मुझे वहाँ डिबेट हिंदी में करना होता था। आप में से कितने लोगों को ग्लोबलाइजेशन की हिंदी पता है? वैश्वीकरण। आप में से कितने लोगों को ट्रेन की हिंदी पता है? अब ये कॉमन हो गया, बट आई रिमेंबर कि मुझे ग्लोबलाइजेशन की हिंदी नहीं पता थी। और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण भी होता है और सार्वभौमिकवाद भी होता है। तो सार्वभौमिकवाद शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है, तो मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज करके डिबेट करने जाती थी। आई वन दोज डिबेट्स बिकॉज आई वॉज अ गुड डिबेटर। मतलब सॉरी ऐसे थोड़ा सा बोस्टफुल होने के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए शायद वो मुझे प्राइज देते होंगे, क्योंकि उन्हें मुझ में पोटेंशियल दिखता होगा। पर जितने लड़के थे हमारे डिबेटिंग सर्किट में, उन्हें लगता था कि मुझे प्राइज इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सुंदर हूँ। अब यहाँ जब आपकी फिजिकल ब्यूटी को आपके टैलेंट के ऊपर रख दिया जाता है, आपकी मेहनत के ऊपर रख दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर आज आप मुझे आकर बोले कि मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या मैम आप इतने अच्छे लगते हो, मेरा आपसे बात करने का मन है, ये अच्छे सेंस में रहेगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि आप अच्छे यूपीएससी इंटरव्यूअर इसलिए हैं क्योंकि आप सुंदर हैं, तो ये मेरे जेन्युइन टैलेंट्स को, मेरी मेहनत को डिस्कार्ड करने या डिस्क्रेडिट करने जैसा होगा। तो ये सही नहीं है। और बची बात आंखों की, तो मेरी मम्मी की आंखें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। और जब मैं पैदा हुई थी, ऐसे मेरी मम्मी बताती हैं कि उन्होंने ये नहीं पूछा था कि लड़का हुआ लड़की हुई, या ठीक है बच्चा। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा था कि उसकी आंखों का रंग क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आंखों का रंग ये नहीं होता तो मम्मी का प्यार शायद थोड़ा कम हो जाता। बट दैट्स अ स्टोरी दैट शी टेल्स मी, एंड थैंक यू, यू मेड माय डे। हेलो मैम। सो बेसिकली ना, अब जैसे कि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, और उनमें से काफ़ी लोग सेलेक्ट नहीं भी होते और काफ़ी लोग सेलेक्ट होते भी हैं। तो जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और जो लोग नहीं होते, तो आप ऐसी कौन-सी ट्रेड्स देखते हैं उनमें कि हाँ यार, ये मतलब आए थे हमारे पास तो इनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी, एक एस्पिरेंट से एक ऑफ़िसर बनने की। तो वो कौन-सी क्वालिटीज़ ऐसी आपने स्पेसिफ़िक नोटिस करी आपके इस फुल एक्सपीरियंस में, जो आप थोड़ा-सा बताएँ कि वो उस एस्पिरेंट में थी और फिर वो आईएएस क्वालीफाई भी कर चुका है? सो वैसा। मैं ऐसे किसी एस्पिरेंट का नाम तो अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपने जिन क्वालिटीज़ की बात की, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है सेल्फ बिलीफ। जो लोग खुद में भरोसा रखते हैं, जिनको खुद पे भरोसा है, सेल्फ बिलीफ है, वो लोग अच्छा कर जाते हैं। और जो लोग नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं नहीं, बस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उनकी उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो उनके अंदर ही रह जाती हैं, और फिर वो सोचते हैं अगले साल मैं और इम्प्रूव करूँगा, और फिर कुछ चेंजेस लाऊँगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है अडैप्टेबिलिटी। अगर मैं किसी कैंडिडेट को ये फीडबैक दूं कि देखिए आपको ना इकोनॉमिक्स पर काम करना चाहिए, या आपको अपनी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए, अब अगर आप वो कर पाए तो आप सक्सीड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप विलिंग ही नहीं है वो करने के लिए, आप रिजिड हैं, आप कुछ चेंज करना ही नहीं चाहते, तो आज मत कीजिए, कल मत कीजिए, चाहे 4 अटेम्प्ट बाद कीजिए, आपको वो चेंज लाना पड़ेगा। तो कौन कितनी जल्दी अपने अंदर वो चेंज ला सकता है, क्योंकि यूपीएससी का प्रोसेस ही यही है कि आपको अपनी गलतियों पर क्विकली एक्ट करना है। अगर आप अपनी खामियों पर क्विकली एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला एक ट्रेट मुझे लगता है कैंडिडेट्स को पुल बैक कर देता है। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। दूसरा, एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स रहेगा। और तीसरा जो ट्रेट रहता है वो रहता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को अपनी एबिलिटीज का अनरियलिस्टिक एस्टिमेशन होता है। मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, अरे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मेंस निकाल लिया तेरे भाई ने, अब क्या बचा है। ऐसे वाले होते हैं ना बहुत कैंडिडेट्स। तो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है ये वाली जो ट्रेट्स हैं, ये डिफरेंसेस लाते हैं। आई हैव जस्ट 2 क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन ये है मैम कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो अभी क्वालिफाई हुए आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे एंड आपने इंटरव्यू भी लिया उनका। सो लाइक जब आप उनको देखते हैं, जब इंटरव्यू आप उनको उनकी इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो क्या वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप बेसिकली खोज रहे होते हैं? हालाँकि इसका आंसर आपने दिया था बट स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगा। एंड देन मैम क्या ऐसा बहुत अलग दिखा और कुछ कोई एक ऐसे कैंडिडेट थे क्या जिनका आपने कुछ क्वेश्चंस पूछा और आपको लगा हो कि यार क्या आंसर दिया है इसने? सो दैट वाज़ फन फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड वन आई विल आस्क लेटर। ओके। तो ये आपकी बात सही है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज टेस्ट की जाती हैं। अब आपने कहा कि मैं प्रिसाइजली बताऊं क्या,
तो प्रिसाइजली ये कि आप कम्युनिकेशन आपका ठीक है, आप बोलते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की लेकिन आपको सर्किट्स के बारे में बेसिक बात ही नहीं पता है, या आप बोलते हैं कि आप डॉक्टर हैं पर आपको प्रिस्क्रिप्शन की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यही नहीं पता है, या आप बोलते हैं कि आप इकोनॉमिस्ट हैं पर आपको ये नहीं पता कि डिमांड कब नीचे होता है या ऊपर होता है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें आपके सब्जेक्ट को लेकर टेस्ट होती हैं। फिर टेस्ट होता है आपका एटीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया। तो एटीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको आज बस्तर में कहीं पोस्ट कर देती हूँ, तो वहाँ आप ट्राइबल्स के लिए क्या करेंगे? तो अगर हरियाणा का कोई लड़का हो बोले, मैम मेरे को नहीं पता क्या होता है ट्राइबल्स के लिए, तो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू नीड इन अ सिविल सर्वेंट। यू कैन हैव इट इन एनी अदर पर्सन, पर एक सिविल सर्वेंट में क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि उसे बेसिक पता हो कि वो क्या करेगा, या एम्पैथी हो, या वो रिलेट कर पाए, तो ऐसे वाली क्वालिटी। फिर ईमानदारी, आप जानते हैं देश में अभी ईमानदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप एक इंटरव्यू में ईमानदार नहीं हैं, तो जब आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, तो आप ईमानदार रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ऐसे वाला ट्रेट कि आप छोटी चीज़ में ईमानदार हैं नहीं। जैसे मैं मान लीजिए अभी आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ? और आप बोले मैम द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ इज़ दैट आई डिड नॉट लिसन टू माय फादर। तो मुझे भी पता है आप झूठ बोल रहे हैं। या मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी कुछ इलीगल किया है, और आप उस पर छूटते ही बोलें कि हाँ मैम मैंने तो ड्रिंकिंग एज से पहले ही अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया था। तो अब इसीलिए ये क्वेश्चंस आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। आपने सच बता दिया कि मैम मैंने तो ड्रिंकिंग एज से पहले ही कर लिया था, या एक लड़का था वो बहुत ब्राइट लड़का था, उससे मैंने पूछ लिया कि अगर आपके पेरेंट्स आपके स्पाउस को पसंद नहीं करते हैं, और इवेंचुअली ऐसा होता है कि आपकी वाइफ जो है वो बोलती है कि मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, तो उसने कहा नहीं मैम ये तो नहीं हो पाएगा, मैं तो अपने पेरेंट्स को ही चूज करूंगा। तो मैंने बोला क्यों चूज करेंगे आप अपने पेरेंट्स को? नहीं, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, और मेरी वाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। और बाहर जाकर वो बोल रहे हैं कि नहीं मैम मैं एक्चुअली ना ये बिलीव नहीं करता था, पर मुझे लगा ये सही आंसर होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली शायद वो यही करेगा कि अपनी वाइफ को बोलेगा जो मर्जी एडजस्ट करो, बट राइट वे क्या होगा इसको करने का कि मैम मैं अपनी वाइफ को समझाऊंगा, मेरी वाइफ भी मेरे लिए उतनी जरूरी है जितने कि मेरे पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को भी समझाऊंगा। उसके बाद भी अगर कोई हल नहीं निकला तो मैं थोड़े टाइम अलग रहूंगा, और फिर जब मेरी वाइफ को मेरे पेरेंट्स की नीड फील होने लगेगी तो मैं करूंगा। या फिर बेस्ट आंसर ये होता जो मैंने उसको कहा था कि आप उससे बोलिए कि मैं पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, वो चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे मेरे, वो चाहे लड़की के पेरेंट्स हो या मेरे, आप रहना पेरेंट्स के साथ चाहते हैं ना। जब आप सामने वाले को ये बोल देंगे कि मैं पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फैमिली के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है, तो उससे सामने वाले का भी आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस तरह के जो जवाब होते हैं आपको वो देने चाहिए। और ये जवाब, ये आप देखिए ये कोई पर्सनल सेटिंग नहीं है कि आप यहाँ जाकर यू कैन बी योरसेल्फ कि मैं तो यही हूँ, मैं यही इंसान हूँ, तो मैं यही इंसान दिखाना चाहता हूँ। इतना भी प्रेशर नहीं लेना है ऑनेस्ट होने का, आपको स्मार्ट भी रहना है। आप ये नहीं कि वहां जाकर बता दें मैम मैं तो 12 बजे ही उठता हूँ, मेरे से तो सुबह उठा ही नहीं जाता। वी डोंट नीड टू नो दैट। इफ आई एम आस्किंग योर वीकनेस यू कैन से दैट आई स्ट्रगल टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, पर आप बोले मैम 12 से पहले नहीं हो सकता, तो इतनी ऑनेस्टी की भी जरूरत नहीं है। और आपका दूसरा सवाल आपने क्या इसके बाद क्या पूछा था? मैंने पूछा था मैम कि कोई ऐसा कोई इम्पैक्टफुल आंसर आपको मिला हो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे? इम्पैक्टफुल आंसर मुझे मिला हो जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, बहुत सारे हैं एक्चुअली, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारे हैं। जैसे एक कैंडिडेट हैं जो अब आईपीएस बन गए, उनका नाम है प्रशांत किरण। तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि किरण नाम का सरनेम तो मैंने कभी नहीं सुना है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सरनेम किरण क्यों है? तो उन्होंने मुझे बताया ये मेरी मदर का नाम है। तो मुझे लगा इस कैंडिडेट को फंसाना चाहिए, तो मैंने उससे बोला आपने अपने फादर का नाम क्यों नहीं रखा? तो उसने बोला मैडम मेरे नाम में मेरी मदर का नाम आता है और मेरा जो छोटा भाई है उसके नाम में मेरे फादर का नाम आता है, तो हमने ऐसे करके घर में जेंडर इक्वालिटी कर ली। तो मुझे लगता है ये मेरे मन मुताबिक आंसर था कि उसने जब ये बोल दिया तो ये कवर अप हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के यादव। जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जहां एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है एक अफोर्डेबल रेट पे। सो मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि अब ये दोनों चीज़ें, हाई क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे, अब मैं जोश की पूरी फैमिली को दूंगा। तो अब हर हफ्ते जोश टॉक यूपीएससी के चैनल पे आके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी बच्चे मुझसे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दूंगा। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं।